नमस्कार दोस्तों। आईएएस और यूपीजीआईसी फिजिक्स लेक्चरर एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे आप सभी उम्मीदवारों का इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैक्सवेल के समीकरणों को इंटीग्रल से डिफरेंशियल रूप में बदलने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। ये पीपीटी प्रेजेंटेशन वैचारिक स्पष्टता और शानदार एक्सप्लेनेशंस के लिए बेस्ट है, जो आपकी परीक्षा की तैयारी को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब अगर आज के एजेंडे पर नज़र डालें तो हम शुरुआत करेंगे चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड से, फिर हम फ्लक्स, गॉस के नियम और कुछ बेहद ज़रूरी वेक्टर कैलकुलस टूल्स को समझेंगे। इसके बाद हम मैक्सवेल के डिफरेंशियल इक्वेशंस और पदार्थ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर बात करेंगे और आखिर में एक बेहद खास एक्सपर्ट क्यूएनए सेशन भी होगा। तो चलिए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जहां हम इन अमूर्त कॉन्सेप्ट्स को असल दुनिया से जोड़ेंगे। आपको तो पता ही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पूरी नींव इन डिस्क्रीट चार्जेस पर ही टिकी है। यहीं से सारे जटिल समीकरण बनते हैं। अब यहाँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम का एक इलेक्ट्रिक स्थिरांक है। लेकिन सबसे दिलचस्प है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसी भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट पर प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल है। सोचिए, ये बिल्कुल कूलाम फोर्स के फॉर्मूला जैसा ही है, बस हमने समीकरण को व्यापक बनाने के लिए उसमें से उसे कैस चार्ज को हटा दिया है ना कमाल का कॉन्सेप्ट। और ये नंबर्स इस बात का बहुत ही शानदार उदाहरण है कि ये अमूर्त कॉन्सेप्ट्स हमारी रोजमर्रा की भौतिक दुनिया से कैसे जुड़े हैं। जरा इन आंकड़ों को देखें। एक साधारण फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, या फिर बालों पर रगड़े गए किसी गुब्बारे के आसपास जो फील्ड बनता है, उनकी वैल्यूज में कितना ज़्यादा फर्क होता है। ये डेटा हमें याद दिलाता है कि फिजिक्स सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये बिल्कुल हमारे चारों ओर मौजूद है। अब आते हैं भाग 2 पर, फ्लक्स और गॉस का नियम, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। इन अदृश्य क्षेत्रों की कल्पना करने के लिए महान वैज्ञानिक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने नल से बहते हुए पानी की कितनी बेहतरीन उपमा दी थी। गॉस के नियम के इस इंटीग्रल फॉर्म को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें डॉट प्रोडक्ट का रोल बहुत ही खास है। ये डॉट प्रोडक्ट करता क्या है? ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर के समानांतर इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हिस्सा निकालता है जो किसी सतह के बिल्कुल लंबवत गुजर रहा हो। और किसी भी सतह से गुजरने वाले कुल चार्ज को समझने के लिए ये कैलकुलेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, एसेंशियल वेक्टर कैलकुलस टूल्स। ये वो चाबियां हैं जो डिफरेंशियल दुनिया के दरवाजे खोलती हैं। फिजिक्स के इन बेसिक नियमों को इंटीग्रल से डिफरेंशियल रूप में बदलने के लिए हमें डेल ऑपरेटर, जिसे हम नाबला भी कहते हैं, और दो बहुत ही पावरफुल प्रमेयों की ज़रूरत होती है। पहली है डाइवर्जेंस थ्योरम, जो किसी बंद सतह के सरफेस इंटीग्रल को डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल से जोड़ती है, और दूसरी है स्टोक्स थ्योरम, जो एक बंद पथ पर लाइन इंटीग्रल को कर्ल के सरफेस इंटीग्रल से मिलाती है। यकीन मानिए, ये दोनों थ्योरम इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में किसी मास्टर चाबी की तरह काम करती हैं। अब जरा एक काल्पनिक बंद सतह की कल्पना कीजिए, जिसके ठीक अंदर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पर जो सरफेस एलिमेंट है और बाहर की तरफ इशारा करता हुआ जो नॉर्मल वेक्टर है, वो हमें विजुअली समझाता है कि फ्लक्स वास्तव में किसी गणितीय सीमा यानी मैथमेटिकल बाउंड्री के पार कैसे जाता है। डाइवर्जेंस थ्योरम बिल्कुल इसी ज्योमेट्री पर काम करती है। और अब आता है हमारा सबसे अहम हिस्सा, भाग 4, मैक्सवेल के डिफरेंशियल समीकरण और उनका ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। यहाँ हम उन्हीं गणितीय चाबियों का इस्तेमाल करके मैक्सवेल के समीकरणों का डिफरेंशियल रूप प्राप्त करेंगे। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम गॉस के नियम को इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं। दूसरे स्टेप में कुल घिरे हुए चार्ज को चार्ज डेंसिटी के वॉल्यूम इंटीग्रल के रूप में दर्शाया जाता है। तीसरे स्टेप में हम अपनी डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते हैं, और जैसे ही हम दोनों तरफ के इंटीग्रल हटाते हैं तो बूम, ये सिद्ध हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस चार्ज डेंसिटी और परमिटिविटी के अनुपात के बराबर है, और यही गॉस के नियम का एकदम सटीक डिफरेंशियल रूप है। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट और कैसे बिल्ड होता है। बिल्कुल यही प्रक्रिया अब हम एम्पियर मैक्सवेल नियम के लिए भी दोहराएंगे। यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट करंट को शामिल करते हुए इंटीग्रल समीकरण से शुरू करते हैं। फिर समीकरण के बाईं ओर को कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के रूप में बदलने के लिए हम स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं,
और जब इंटीग्रैंड्स को इक्वेट किया जाता है तो रिजल्ट सामने आता है। मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल कंडक्शन करंट डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी दोनों के योग के बराबर होता है। अब यूपीजीआईसी लेक्चरर एग्जाम के नज़रिए से एक बहुत ही हाई यील्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर गौर करते हैं। प्रॉब्लम 4.6 हमें दिखाती है कि एम्पियर के नियम के डिफरेंशियल फॉर्म का इस्तेमाल करके एक दिए गए मैग्नेटिक फील्ड से करंट डेंसिटी की सटीक कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है। इसके लिए आपको बस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल निकालना होता है, जिससे आपको सीधे करंट डेंसिटी वेक्टर मिल जाता है। एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत स्कोरिंग होते हैं। अब आते हैं भाग 5 पर, पदार्थ में विद्युत चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन मैटर और उसके रियल वर्ल्ड मॉडिफिकेशंस। देखिए, वैक्यूम की बात तो हमने कर ली, लेकिन जब हम डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स और पोलराइजेशन वाली असली दुनिया में आते हैं तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। किसी भी पदार्थ में टोटल करंट डेंसिटी सिर्फ फ्री करंट नहीं होती। ये फ्री करंट, बाउंड करंट जो कि चुंबकत्व का कर्ल है, और पोलराइजेशन करंट का एक कॉम्बिनेशन होती है। और ये पोलराइजेशन करंट असल में पोलराइजेशन का टाइम डेरिवेटिव होता है। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से जन्म लेती है एक बहुत ही अहम संकल्पना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, जिसे हम H से दर्शाते हैं। और अब हमारा आखिरी और सबसे खास सेगमेंट, भाग 6, एक्सपर्ट Q&A सेशन सुशील कुमार पांडे जी के इनसाइट्स के साथ। अब आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करने के लिए प्रीलिम्स एग्जाम का एक बहुत ही क्लासिक सवाल लेते हैं। सवाल ये है, चुंबकत्व के लिए गॉस के नियम में मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस हमेशा शून्य यानी एग्जैक्टली जीरो क्यों होता है? सोचिए इसके बारे में। अध्ययनम के फिजिक्स एक्सपर्ट सुशील कुमार पांडे जी इसका बहुत ही सटीक जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति में एकाकी चुंबकीय ध्रुवों यानी आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स का ना होना ही इस डाइवर्जेंस को शून्य बनाता है। आप खुद सोचिए, बिना साउथ पोल के कोई नॉर्थ पोल तो हो ही नहीं सकता ना। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा खुद पर वापस लूप बनाती हैं। इनका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंड पॉइंट, और इसी वजह से मैग्नेटिक चार्ज डेंसिटी हर जगह हमेशा जीरो ही होती है। चलिए, एग्जाम के लिए एक और क्रिटिकल सवाल पर बात करते हैं। एम्पियर के नियम में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का वो कौन सा सबसे अहम एडिशन था जिसने क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को पूरी तरह से मुकम्मल कर दिया? अध्ययनम के डायरेक्टर साहब बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि मैक्सवेल ने समीकरणों में डिस्प्लेसमेंट करंट को शामिल किया था। उन्होंने दुनिया को ये साबित करके दिखाया कि मैग्नेटिक फील्ड्स सिर्फ तारों में बहने वाले फिजिकल कंडक्शन करंट से ही पैदा नहीं होते, बल्कि समय के साथ बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी उन्हें जन्म देते हैं। और आपको पता है, इसी क्रांतिकारी खोज की वजह से हम प्रकाश की तरंग प्रकृति यानी वेव नेचर ऑफ लाइट की सटीक भविष्यवाणी कर पाएं। तो कुल मिलाके सबसे जरूरी बात क्या है? आइए इन मेन टेकअवेज को फटाफट समराइज करते हैं। चार्जेस और फील्ड्स हमारी फिजिक्स की नींव हैं। डाइवर्जेंस और स्टोक्स थ्योरम वो अनिवार्य मैथमेटिकल चाबियां हैं जो हमारे बहुत काम आती हैं। हमेशा याद रखिए, इंटीग्रल फॉर्म बड़े एरिया को दर्शाते हैं, जबकि डिफरेंशियल फॉर्म स्पेस में किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात करते हैं। और हाँ, बदलते इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट का होना बहुत ही क्रूशियल है। बेहतरीन टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल के लिए www.adhyayanam.co.in पर जरूर विजिट करें। और हाँ, इस इमेज और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ फिजिक्स को ऐसे ही आसानी से समझने के लिए अध्ययनम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस एक्सप्लेनर का अंत हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ करेंगे। अगर बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, तो जरा सोचिए क्या होता होगा जब ये दोनों अंतरिक्ष के वैक्यूम में एक साथ डांस करते हैं। यह एक ऐसा दिलचस्प सवाल है जो सीधे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपगेशन की तरफ इशारा करता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत बनाए रखें।